ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल मई जून 2025 के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा इन 3 महीनों का कालखंड वृश्चिक के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते ही हैं, साप्ताहिक राशिफल आते ही हैं, और बाकी ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर भी यथासंभव मैं वीडियोस बनाता ही हूँ। लेकिन त्रिमासिक राशिफल बहुत विशेष होते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति जो समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपको रातों रात करोड़पति बना जा सके। जो ये समझता है कि ज्योतिष मार्गदर्शन का टूल है, एक प्रोबेबिलिटी बताई जाती है जिसमें, उनके लिए ये त्रिमासिक राशिफल बहुत विशेष होते हैं। क्योंकि क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों का आने वाले टाइम में, ग्रहों की ऊर्जा किस प्रकार से है, क्या गोचर हो रहे हैं, परस्पर संबंध क्या बन रहे हैं, उसके द्वारा अपने जीवन का रूपांतरण करना, उसके द्वारा अपने जीवन को ढालना या अपने कर्मों को उस प्रकार करना, अच्छी चीज़ों का लाभ उठाना, बुरी चीज़ों से बचना, और ओवरऑल ग्रहों की एनर्जीज को यूटिलाइज करना, उनके लिए ये त्रिमासिक राशिफल बहुत विशेष होते हैं। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव वृश्चिक के लिए हो रहे हैं। अप्रैल के महीने में मंगल ही आगे चले जाएंगे, और बहुत टाइम से जो वो पतित अवस्था में बैठे थे, पहले वक्री भी हो गए थे, वो चेंज होगा। सूर्य उच्च के हो जाएंगे अप्रैल के महीने में। मई में तो राहु केतु बृहस्पति तीनों ही बड़ों ग्रहों का गोचर है, और जून आते आते गुरु और सूर्य की युति होगी, अंगारक दोष बनेगा। तो बहुत चीज़ें घट रही हैं इस कालखंड में, और इन सभी का विवरण मैं एक प्रकार से इस अप्रैल मई जून के त्रिमासिक राशिफल में दूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बस टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। तो शुरू करते हैं। कुछ उपाय भी विशेष मैं वीडियो के अंत में शेयर करूंगा। चलते हैं अप्रैल के महीने की तरफ। अप्रैल से शुरुआत करते हैं। अप्रैल का महीना तो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि 3 अप्रैल को ही पहला गोचर हो जाएगा, और वो गोचर होगा मंगल का, आपके लग्नेश का, और वो नवम भाव में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे, लेकिन राजयोग बनाएंगे। सर्वप्रथम तो मंगल बहुत टाइम से उनकी जो अवस्था है ना, खराब सी चल रही थी। मंगल अक्टूबर में नीच के हो गए थे, पहले 20 अक्टूबर को यहीं पे आए थे वो, अगर आपको याद हो, 2024 की बात कर रहा हूँ। अब वो वापस करीबन 6 महीने बाद आपके नवम भाव में वापस आ रहे हैं, कर्क राशि में वापस आ रहे हैं। तो वृश्चिक वालों के लिए बहुत उतार चढ़ाव भरा एक कालखंड गया होगा। वक्री हो गए थे तो जीवन में स्लो डाउन आ गया था। लग्नेश है ना, तो बहुत चीज़ों पर प्रभाव आता है। चीज़ें अटक रहे होंगे, काम अटक रहे होंगे, कॉन्फिडेंस गिरा होगा। ये वक्री हो गए थे दिसंबर में, पिताजी की सेहत पर प्रभाव पड़ा होगा, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम्स आई होंगी। और उसके बाद मंगल पतित होकर जनवरी में आई थिंक अष्टम में चले गए थे। तो उसके बाद तो सेहत पर प्रभाव, आपकी खुद की मानसिक सेहत पर प्रभाव, कुछ लोगों की जॉब भी गई होगी, कुछ लोगों के संबंध अपनी फैमिली से बिगड़े होंगे, मैरिड लाइफ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा। लेकिन अब मंगल की अच्छी अवस्था हो रही है, और वो नवम भाव में जा रहे हैं, और वो नीच के हो जाएंगे। अब कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं नीच का क्यों कहते हैं। अभी किसी ने कमेंट किया था कि नीच का क्यों बोलते हैं, ये तो अच्छा शब्द नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये शास्त्रोक्त है कि शास्त्र में नीच शब्द का उपयोग है। दूसरी चीज़ ये हमें समझना चाहिए कि ज्योतिष में एक शब्द के बहुत मतलब होते हैं। जैसे कोटि को करोड़ कर दिया गया, कि बोल दिया गया करोड़ देवी देवता हैं, पर वो कोटि प्रकार है। तो वैसे ही नीच का मतलब ऐसा नहीं कि गिरा हुआ ही होता है। नीच का मतलब हीन होता है, यानी कि ना वो अपने गुणों से हीन हो जाता है। इसका अर्थ ज्योतिष में अगर हम निकालें तो जो मंगल के अच्छे गुण होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। जो नेगेटिव गुण होते हैं उसके, अपने नेचुरल कारकत्वों की बात कर रहा हूं, वो और प्रबल होकर सामने आते हैं। मैं आऊंगा उस पर। लेकिन लग्नेश का भाग्य स्थान में आना भाग्य की वृद्धि करता ही है, लक्ष्मी की वृद्धि करता ही है। लक्ष्मी की बढ़ने की संभावना, घर में पैसा आने की संभावना बहुत हो जाती है। कार्य क्षेत्र में बॉसेस से थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो ये समय अच्छा हो जाता है, और यहाँ से भाग्य भी आपका साथ देना शुरू कर देगा। मंगल का एक प्रभाव 12वें घर पर है, और मंगल 6ठे घर के स्वामी है। 6ठे और 12वें का कॉम्बिनेशन ये कोर्ट केसेस को खत्म करने के लिए, लीगल कार्यवाहियों को अंत करने के लिए बहुत श्रेष्ठ है। और क्योंकि वो लग्नेश भी हैं और नवम भाव में बैठे हैं और 12वें घर को देख रहे हैं,
कोई छोटा मोटा विदेश का दौरा अगर आप करना चाहते हैं, विदेश में यात्रा करना चाहते हैं और ये यात्राओं का भाव है, ये तीर्थ स्थल का भाव है और लग्नेश मंगल देख रहे हैं, तो अचानक से किसी तीर्थ स्थल पर जाने का भी अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है आपको। मंगल का एक प्रभाव दृष्टि द्वारा तीसरे घर पर होगा जो उनकी उच्च की राशि होगी और ये बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आपका बल, पराक्रम, शौर्य सब कुछ बढ़ने वाला है। जो अपने कई लोगों ना वृश्चिक वालों को अपने आप से ही, अपने आप को लेकर ही ना एक नेगेटिविटी आ गई होगी, या कहीं अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गिर गया होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। कई लोगों के साथ हुआ होगा, एक रूपांतरण हो जाता है कुछ टाइम के लिए ना, एक नेगेटिव सोच आ जाती है। आप लोगों में से कई लोगों ने वो अनुभव किया होगा कि ना शायद मैं कुछ नहीं, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, नहीं बढ़ पाऊंगी, लेकिन और अपने ऊपर से विश्वास यहाँ पे डगमगाता है। लेकिन अब वो धीरे धीरे करके जो विश्वास है वो आगे आना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने ऊपर विश्वास बहुत बढ़ने वाला है, अपनी अपनी इच्छाओं पर, अपनी प्रबलता पर, अपनी क्षमता पर, सब पे विश्वास आपका बढ़ने वाला है। तो ये बहुत श्रेष्ठ है और ये फिर से यात्रा का योग बनाता है। बहुत एक्टिव आप होने वाले हैं, बहुत यात्राएं आपको यहाँ पे करनी पड़ सकती है। मंगल का एक प्रभाव चौथे घर पर भी है, ये मिश्रित है, प्रॉपर्टी के कारक है, लग्नेश है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा योग है। 12वें घर को भी देख रहे हैं, प्रॉपर्टी बेचने का योग भी बन जाता है। चौथे से 12वें को देख रहे हैं, अच्छे रेट पे कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है, कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी कि भाई बिक ही नहीं रही थी, यहाँ पे अचानक से कोई मौका मिल सकता है। लेकिन मंगल का प्रभाव चौथे घर में जैसे किसी को कोई चोट वोट लग सकती है और घर में कलह कलेश बहुत दिखाता है, बहुत बड़े स्तर पर झगड़े हो सकते हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना है। अब मैंने कहा ना मंगल नीच के हैं, तो नीच का मतलब ज्योतिष की भाषा में हीन होता है। कोई भी ऋषि किसी को नीच नहीं बोलेगा, नीच का मतलब हीन भावना, यानी कि इस ग्रह की जो नेगेटिव पॉइंट्स। अब अच्छा मंगल लड़ाई झगड़े नहीं करवाता, मंगल को ठीक है वो एग्रेसिव हो सकता है, पर ये नहीं कि वो हर व्यक्ति से लड़ेगा भिड़ेगा। इसका मंगल का प्रभाव ज़्यादा है कुंडली में और वो सबसे लड़ रहा है, भिड़ रहा है, व्यंगात्मक वाणी है उसकी, निंदात्मक वाणी है उसकी, तुलनात्मक है वो बहुत, तो उस व्यक्ति का मंगल थोड़ा सा प्रभावित है, नेगेटिव। अच्छा मंगल उदार होता है, अच्छा मंगल लीडर होता है, अच्छा मंगल लोगों को गिराता नहीं है, वो लोगों को उठाता है, यानी कि वो लोगों को मोटिवेट करता है, तो वो अच्छे मंगल की कहानी होती है। तो यहाँ पे मंगल का नीच स्वभाव है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक तो बॉसेस से जैसे मैंने कहा दिक्कत आएगी और आप थोड़ा सा ना बहुत निंदात्मक हो जाएंगे, लोगों को ना निंदा करनी शुरू कर देंगे, उसकी बुराई करनी शुरू कर देंगे और बहुत कंपैरेटिव हो जाएंगे कि उसके पास ये है, मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे को क्यों नहीं मिला, उसको तो कुछ नहीं करता, वो तो कुछ नहीं करती, उसका प्रमोशन क्यों हो गया। तो इस प्रकार की भावना से आपको थोड़ा सा बच के रहना है और पिताजी की सेहत पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मंगल अभी आए ही हैं और छठे घर के स्वामी है, तो पिताजी की सेहत पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। इसके बाद बुध का गोचर तो नहीं होगा, लेकिन बुध मार्गी हो जाएंगे 7 तारीख को। अच्छा है क्योंकि लाभेश हैं और अष्टमेश हैं, वक्री हुए थे तो थॉट प्रोसेस, माइंड पंचम में थे, बहुत चिंताग्रस्त मार्च का महीना आपके लिए गया होगा, बहुत दुविधापूर्ण मार्च का महीना गया होगा। लेकिन अब धीरे धीरे करके वो चिंताएं कम होंगी, वो दुविधाएं कम होंगी और एक प्रकार से जीवन आगे लेकर जाने का अवसर मिलेगा। और उसके बाद शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे 13 तारीख को। ये भी अच्छा है क्योंकि शुक्र भी आपके लिए अगर देखा जाए तो सप्तमेश है, जीवन का बैलेंस खराब होता है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आई होगी और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग चल रही होगी। लेकिन धीरे धीरे करके शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे, बुध भी मार्गी हो जाएंगे। अभी राहु का प्रभाव है तो थोड़ा चिंताएं रहेंगी, थोड़ा भ्रम रहेगा, लेकिन काफ़ी हद तक उसको इम्प्रूव करने का भी मौका मिलेगा। और 4 तारीख को सूर्य का गोचर हो जाएगा, सॉरी 4 तारीख को नहीं, 14 तारीख को सूर्य का गोचर हो जाएगा और सूर्य आपके छठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। बहुत श्रेष्ठ है, छठे घर के सूर्य वैसे ही अच्छे होते हैं और यहाँ पे तो अर्थ त्रिकोण में है और 10वें घर के स्वामी हैं। ये पद प्राप्ति, प्रमोशन का बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनाता है। अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थ त्रिकोण में, वो भी उच्च की अवस्था में, और सूर्य प्रमोशन के कारक हैं। कोई भी ग्रह गुरु से 12वें में होता है तो वो उसको प्रोटेक्शन देते हैं, इंप्रूव करते हैं। ये ज्योतिष के बहुत सूत्र हैं। शुक्र अपने से दूसरे ग्रह में, दूसरे भाव में, और गुरु अपने से 12वें भाव को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर बेटर करते हैं। इसलिए शुक्र की अवस्था 12वें घर में हमेशा अच्छी मानी जाती है क्योंकि वो लग्न को ही प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका छठा भाव बहुत प्रोटेक्टेड है, गुरु से भी है और सूर्य उच्च के हो गए। ये कार्य क्षेत्र में प्रमोशन का बहुत अच्छा योग बनाता है, कार्य क्षेत्र में अपना दबदबा स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा योग बनाता है और इसके साथ ही लीगल केस की समाप्ति और कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए
बहुत श्रेष्ठ है। तो ये अच्छा है और हिम्मत बहुत बढ़ने वाली है। मंगल का प्रभाव भी यही बता रहा है और सूर्य का प्रभाव भी यही बता रहा है कि आपकी जो हिम्मत है वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होने वाली है। बस ध्यान दीजिएगा कि सूर्य भी 12वें घर को, मंगल भी 12वें घर को देख रहे हैं। अचानक से बहुत बड़े खर्चे आपके सूर्य के गोचर के साथ स्टार्ट हो जाएंगे। सरकारी कार्य हो, बाकी कुछ हो, बहुत खर्चे स्टार्ट हो जाएंगे। अन्यथा ये जो महीना है ये आपको आगे ही लेके जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। और छठे घर के सूर्य वो भी उच्च के दुश्मनों की हानि करते हैं। शास्त्र कहते हैं छठे घर में उच्च का सूर्य केवल वृश्चिक के लिए ही हो सकता है। ऐसा व्यक्ति तो अपने उसके दुश्मन उसका नाम सुनकर रणभूमि छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। तो ये बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए, यानी कि कंपटीशन, लीगल केसेस, जॉब में आगे बढ़ना, जॉब में कॉम्पिटिटिव होना, अपने स्किल्स की प्रदर्शनी, बहुत श्रेष्ठ योग बन रहा है। तो इस सब का लाभ उठाइएगा। महीना बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। और सेहत के दृष्टिकोण से जोड़ों का दर्द, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पित्तवर्धक प्रॉब्लम, पित्त बढ़ना बॉडी में, पेट के रोग तो बहुत रहेंगे और इन्फ्लेमेशन बहुत रहेगा और लोअर बॉडी में कोई चोट आदि आपको लग सकती है। चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना तो बहुत विशेष है, बहुत विशाल है। विशाल इन द सेंस ऐसा नहीं कि दिन ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है, यानी कि राहु, केतु, बृहस्पति। सबसे पहला जो गोचर होगा बुद्ध महाराज का होगा। बुद्ध आपके बहुत लंबे टाइम बाद, क्योंकि वो वक्री हो गए थे, बहुत टाइम से मीन में है, तो उनकी एक नॉर्मल गति वापस आना शुरू होगी और वो बुद्ध आदित्य योग बनाएंगे और आपके छठे भाव में आकर बैठ जाएंगे। अच्छा है ये, क्योंकि छठे घर के बुद्ध अच्छे माने जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में छठे घर में वो उच्च के होते हैं, इसलिए अच्छा है। और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये भी श्रेष्ठ है। 10वें घर के स्वामी के साथ, तो फिर वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, प्रमोशन या आगे बढ़ने के मौके बहुत श्रेष्ठ मिल जाते हैं। गुरु से 12वें में है, फिर से गुरु का प्रोटेक्शन लीगल चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। 11वें घर के स्वामी है, कोई आपका कोर्ट केस पैसों का फंसा हुआ था या कहीं पैसे फंसे हुए थे, बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ से अष्टमेश 12वें घर को देखेंगे, यानी कि गुप्त धन की वृद्धि होगी। तो बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे आने वाले हैं, इनका लाभ आपको उठाना ही उठाना है। स्टूडेंट्स के लिए और भी अच्छा है। छठे घर में बुद्ध आदित्य योग, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। और छठे घर में बुद्ध सूर्य, यानी कि आप अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तो ये बहुत श्रेष्ठ है, अवश्य इसका लाभ उठाइएगा। लेकिन फिर से मंगल का प्रभाव भी 12वें पर, बुद्ध का भी आ गया और बुद्ध लाभेश है। अच्छा, लाभेश होने के नाते 12वें घर को देखना, यानी कि विदेश से पैसा आ सकता है, लेकिन खर्चे आपके परस्पर बढ़ते जाएंगे। आप देखेंगे अप्रैल के मध्य भाग के बाद से आपके खर्चे बढ़ना ही शुरू हो जाएंगे और आगे भी बढ़ेंगे ही। योग इस प्रकार के बन रहे हैं आपके। इसके बाद गुरु, देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत विशाल, बहुत विशाल, समय को बदलने वाला। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में 14 मई को जाकर स्थापित हो जाएंगे। अब ध्यान रखने वाली बात है, ये 1 साल नहीं रहने वाले। आमतौर पर गुरु का गोचर 1 साल का होता है। हम हमेशा कहते हैं गुरु 1 साल 12 महीने रहते हैं एक राशि में, शनि 2.5 साल रहते हैं, लेकिन यहाँ पे गुरु केवल 5 साढ़े 5 महीने तक है। अगर आपको याद हो तो 2024 में 1 मई को उनका गोचर हुआ था और वो आपके सप्तम भाव में, यानी कि वृषभ में आ गए थे। अब यहाँ पे 14 मई को आ रहे हैं, यानी कि 1 साल 14 दिन बाद। लेकिन अक्टूबर में ही वो कर्क में चले जाएंगे, क्योंकि अतिचारी है, उनकी स्पीड बहुत तेज है। देवगुरु बृहस्पति पे अलग से वीडियो में बनाऊंगा ही, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और मेरा प्रयत्न रहेगा कि एक लार्ज स्केल पर इनका एक विवरण मैं दे पाऊँ, तो एक वीडियो आएगा ही। लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त रूप में चर्चा करें तो गुरु आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। अब इसके अच्छे प्रभाव ये रहेंगे कि वो आपके धन और लक्ष्मी स्थान के स्वामी और अष्टम भाव में जा रहे हैं। ये 2-3 चीज़ें अच्छी इंडिकेट करता है कि पहला तो आपको अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, वसीयत आदि से प्राप्ति, इंश्योरेंस से प्राप्ति। अब वसीयत और इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं कि इससे धन आता है, तो कोई बहुत अच्छा एक योग नहीं बनता, कुछ अच्छा सर्कमस्टांसेस नहीं बनते। तो वो भी एक इंडिकेशन देता है कि चौथे घर को गुरु देखेंगे तो कोई फैमिली में प्रॉब्लम भी आ सकती है। पर ओवरऑल अष्टम के गुरु की अगर हम प्रभाव की अब बात करें तो धन की वृद्धि करवाते ही हैं और व्यक्ति को ऑकल्ट और ज्ञान की वृद्धि भी उसकी कराते हैं। यहाँ से गुरु 12वें घर को देखेंगे, धन और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, विदेश से पैसा आने के योग बन जाते हैं। और क्योंकि वो धन और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, 10वें से अष्टम, 11वें बैठे हैं लग्न से अष्टम में। जो लोग जॉब चेंज करने का बहुत टाइम से विचार कर रहे थे ना, उनके लिए अच्छा योग बन जाता है। बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ कि आप अगर जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे और नहीं कर पा रहे थे, कभी कभी होता है कि जो स्थिर स्वभाव वाले लोग होते हैं 2, 5, 8, 11, ये बहुत ज़्यादा जॉब चेंज करते नहीं है, बल्कि ना ये थोड़ा सा चाहते हैं कि स्थिरता रहे। पर कभी कभी अनिवार्यता हो जाती है कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे कुछ आगे बढ़ने के मौके ही नहीं मिल रहे आपको।
तो यहाँ पे जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा अवसर है। गुरु 12वें घर को देखेंगे, पंचमेश है, तो विदेश में स्टूडेंट्स के लिए अच्छा योग बन जाता है। और गुरु 12वें घर और चौथे घर को देखेंगे, और चौथे से दूसरे यानी कि चौथे का धन और चौथे से लाभ के स्वामी है। प्रॉपर्टी बेचने का बहुत अच्छा योग है, विदेश में अगर ऑलरेडी है प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत अच्छा योग है। तो ये बहुत श्रेष्ठ चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन गुरु जो है वो जीव कारक है, उनको जीव कारक कहा जाता है। कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है वो गुरु के ही इर्द गिर्द घूमता है। गुरु कुंडली में जहाँ पर है वहीं पर आपका फोकस रहेगा ज़्यादा। देख लीजिए अपनी कुंडली में गुरु कहाँ पे है। लग्न में गुरु क्यों कहा जाता है? ईगो, क्योंकि वो व्यक्ति अपने ऊपर ही सारा ध्यान जाता है, वो उसको लगता है मैं ही श्रेष्ठ हूँ। 7वें घर में गुरु, वो मैरिड लाइफ में क्यों प्रॉब्लम आती है उसके कारण? क्योंकि वो सारा फोकस शुरू में मैरिड लाइफ पर ही जाता है, शादी करनी है, फिर बाद में चीज़ें मैच आउट नहीं होती। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि गुरु जहाँ पे बैठते हैं उसके जीव तत्व को खराब करते हैं। दृष्टियाँ तो उनकी बहुत अच्छी होती है। खैर, यहाँ पे गुरु अष्टम में आ गए तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मैं जीव कारक इसलिए बार बार बोल रहा था क्योंकि अगर अष्टम या गुरु का जो गोचर होता है वो अच्छे स्थान में नहीं होता 6, 8, 12 में, तो ठीक है धन आदि आ सकता है, लेकिन व्यक्ति की सेहत पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपनी सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। 12वें घर को देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना, खर्चा बढ़ता जाएगा। 12वें घर पर गुरु का प्रभाव, आपके खर्चे बढ़ते ही जाएंगे। पैसा भी आता रहेगा क्योंकि वो योग बना हुआ, लेकिन खर्चे भी परस्पर बढ़ते रहेंगे। गुरु का एक प्रभाव आपके धन स्थान पर होगा, ये अच्छा इंडिकेशन। जैसे मैंने कहा ना कि वो अपनी राशि को देख रहे हैं, पैसा भी आता रहेगा, पैसा रुकेगा नहीं, पर खर्चे इतने हो जाएंगे ना कि व्यक्ति फिर परेशान होता है। कई लोग होते हैं दुनिया भर का पैसा कमाते हैं, जब देखते हैं बैठ के अपनी बैंक स्टेटमेंट और सर पे हाथ रख लेते हैं, भैया ये पैसा कहाँ गया? तो वैसा ही आपके साथ होने वाला है। गुरु का प्रभाव चौथे घर पर, 12वें घर के स्वामी है, दूसरे घर के स्वामी है। मे भी आप कोई वाहन ले, कोई बड़ी गाड़ी ले, घर में कोई वाहन आए, घर में कोई प्रॉपर्टी भी लेने का योग बन जाता है। पर अष्टम के गुरु फैमिली लाइफ में अनिश्चितता दिखाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे फैमिली से दूर जाके रहना शुरू कर देते हैं कुछ मनमुटाव के कारण, और इसके साथ ही माता जी की सेहत पर भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, श्रेष्ठतम रहेगा। जैसे मैंने कहा ये एक ही प्रभाव है, मैं एक पूरा विवरण वाला वीडियो गुरु देव का बनाऊंगा ही। और एक जो अच्छी चीज़ है वो यह है कि गुरु का प्रभाव पंचम पर, और एक प्रकार से गुरु का प्रभाव दूसरे घर पर है, और शनि देव की 10वीं दृष्टि भी दूसरे घर पर है। तो ये करियर में बहुत एनहेंसमेंट लेके आ सकता है, लेकिन आपको ना बदलाव लाना पड़ेगा। मैं ये बोलूँगा कि जो लोग बहुत टाइम से एक जॉब कर रहे हैं और बहुत टाइम से ये भी सोच रहे हैं कि जॉब छोड़नी है लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, अभी भी अगर आपने वो नहीं किया ना तो फिर आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। बिजनेस के लिए बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि सप्तम से दूसरे में है और सप्तम से अष्टम को प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि कांस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम बिजनेस में बनता रहेगा, और सप्तम से 11वें के स्वामी भी है। तो बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत श्रेष्ठ है, बिजनेस में पैसा आएगा ही आपका। इसके बाद 15 मई को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य वृषभ में आकर बैठ जाएंगे। 10वें घर के स्वामी हैं, जो प्रमोशन का थोड़ा योग उन्होंने स्टार्ट में किया था, यहाँ पे और परिपूर्ण कर देते हैं। प्रमोशन के सबसे प्रमुख कारक हैं, 10वां भाव जॉब का है, वो भी पद प्राप्ति, और 10वें से 10वां तो सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है। तो प्रमोशन के योग आपके अप्रैल में भी स्टार्ट हुए थे, हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस स्टार्ट हो, लेकिन मई तक आते आते तो आपके प्रमोशन के योग बहुत ज़्यादा बन ही रहे हैं। और यहाँ से वो लग्न को देखेंगे, 10वें घर के स्वामी का लग्न से संबंध एम्बिशियस भी बनाता है और पद प्राप्ति का योग भी बनाता है। तो ये बहुत अच्छा है। आप लोग पॉलिटिक्स आदि में है, सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, अपना नाम पहचान बढ़ाने का, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होने का बहुत अच्छा योग यहाँ पे बन जाता है। लेकिन सप्तम के सूर्य कभी भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते, और केतु का प्रभाव भी है, तो अचानक से बहुत कलह कलेश मैरिड लाइफ में फैमिली के कारण स्पेशली ज़्यादा, या फिर ईगो क्लैशेस के कारण हो सकता है। इसके बाद होगा बहुत बड़ा गोचर 18 मई को राहु और केतु का। राहु और केतु साथ में ही गोचर करते हैं क्योंकि एक ही राक्षस थे, एक ही दैत्य थे, स्वरभानु उल्टे चलते हैं। तो राहु आ जाएंगे चौथे घर में और केतु आ जाएंगे 10वें घर में। तो ये इंडिकेट करता है कि बात करते हैं अलग अलग सबकी। केतु से स्टार्ट करते हैं। केतु का 10वें घर में आना फिर से जॉब चेंज की तरफ इंडिकेट कर। मैं फिर से बोलूँगा, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने बहुत टाइम से जॉब चेंज नहीं करी और करना चाह रहे थे, भाई अब कई बार होता है कि अच्छी जॉब है क्यों चेंज करनी भैया, लेकिन कभी कभी होता है आपके मन में तो है कि चेंज करनी, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ पाती। ऑब्वियसली जॉब चेंज करना रिस्क भी लाता है कि भाई आप एक जगह पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, फिर नई जगह पे कैसा होगा। लेकिन अगर सच में मन में था कि हाँ चेंज करना है और स्टैग्नेशन से निकलना है, तो इससे अच्छा टाइम मिल नहीं सकता।
केतु 10वें घर में आके स्ट्रीम भी चेंज करते हैं। कई लोग होते हैं स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, मार्केटिंग में सेल्स में आना चाहते हैं, सेल्स में मार्केटिंग में आना चाहते हैं, फाइनेंस में किसी और में जाना चाहते हैं। आजकल लोग टेक कोर्सेज कर रहे हैं छोटे छोटे की डेटा साइंस, अपने करियर को एनहेंस करने के लिए बहुत ऑप्शन अवेलेबल है, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक योग बन जाता है। केतु का प्रभाव एक धन स्थान पर होगा, ये भी इनकम के सोर्स को बदलता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुटुंब पर प्रॉब्लम होगी, आपकी फैमिली लाइफ पर एक नेगेटिव इंपैक्ट दिख रहा था। अष्टम के गुरु भी चौथे घर को और कुटुंब को देख रहे हैं। आप देखेंगे फैमिली में ना उथल पुथल, संबंध खराब होना शुरू हो जाएंगे, फैमिली में रिलेशंस खराब होना शुरू हो जाएंगे। अष्टम जो वृश्चिक लग्न वाले लोग होते हैं उनकी माता से अपने संबंध यूजुअली अच्छे नहीं होते, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं लग्न की बात कर रहा हूँ स्पेशली यहाँ पर। तो उनके अपने माता जी से संबंध अच्छे नहीं होते, और यहाँ पे फैमिली से भी संबंध थोड़े से खराब होते हुए दिख रहे हैं। केतु का प्रभाव छठे घर पर बहुत अच्छा इंपैक्ट देता है, व्यक्ति के अंदर कॉम्पिटिटिव स्किल्स, कुछ सीखने की क्षमता बहुत बढ़ाते हैं। राहु चौथे घर में मिश्रित प्रभाव देने वाले, ये माता जी की सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। घर में भी अगर कोई वृद्ध सदस्य है, घर में अगर कोई बीमार है, उनके लिए भी चौथे घर के राहु अच्छे नहीं माने जाते। राहु बहुत खतरनाक होते हैं घर में अगर कोई वृद्ध सदस्य है उनके लिए। तो अगर कोई बीमार चल रहा है, घर में वृद्ध चल रहा है, तो उनके वृद्ध है व्यक्ति और बीमार चल रहा है, या कोई डिजीज किसी को ऑलरेडी ऐसी जो कि वृद्धि ही हो, तो उनका बहुत ध्यान दीजिएगा। चौथे घर के राहु व्यक्ति को घर से दूर लेके जाते हैं। और अगर आप विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि चौथे घर के राहु 12वें घर को भी देखेंगे, तो विदेश जाने का मौका, और चौथे घर के राहु ऑलरेडी चौथे घर में है, तो विदेश जाने का मौका दोनों ही चीज़ों से दिख रहा है। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक थे, जॉब चेंज का योग बन रहा है, तो कोई नई जॉब आपको विदेश में मिल सकती है बहुत अच्छे रूप से। और जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं उनको विदेश में सेटल होने का, पीआर आदि प्राप्त करने का मौका मिल जाता है। लेकिन फिर से चौथे घर के राहु घर में भ्रम उत्पन्न करते हैं, घर में कम्युनिकेशन गैप उत्पन्न करते हैं, घर में लड़ाई झगड़े उत्पन्न करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा फैमिली लाइफ के लिए। गुरु भी देख रहे हैं चौथे घर को, गुरु और राहु ये मिलकर एक्सपैंड करते हैं, तो आपका एसेट्स, आपके प्रॉपर्टी, आपका वाहन बढ़ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु और राहु दोनों मिलकर आपके 12वें घर को देखेंगे, तो विदेश जाने का बहुत अच्छा योग बन रहा है, जो जाना चाहते हैं ऑब्वियसली। पर अदरवाइज ये प्रभाव ना राहु का चौथे घर पर, शनि का कुटुंब भाव पर, केतु और गुरु का कुटुंब भाव पर, कि फैमिली में बहुत डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि फैमिली में रिलेशन बचाकर रखिएगा, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि दूसरे घर में अष्टम के गुरु, केतु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, वाणी में कटुता, एरोगेंस, ईगो सब दिखाता है। वाणी के कारण ही व्यक्ति दूर होता है किसी से। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुटुंब में जो संबंध है वो खराब होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, तो उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद होगा 23 मई को बुध का गोचर, और बुध आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ जाएंगे। अच्छा है ये भी, लाभ स्थान के स्वामी हैं और सप्तम में जा रहे हैं और 10वें घर के स्वामी के साथ है। ये भी इंडिकेट करता है, क्योंकि लाभ आ गया, ग्रोथ आ गई, तो सैलरी वगैरह बढ़ेगी और प्रमोशन का योग बनी है। तो प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के बहुत अच्छे योग आपके मई के महीने बन रहे हैं। और वो अष्टमेश भी हैं, तो बिजनेस के लिए भी अच्छा है। लाभेश सप्तम में है, बिजनेस के लिए अच्छा है। सप्तम से दूसरे, सप्तम से लक्ष्मी के स्वामी हैं, और आपके पति या पत्नी की इनकम भी यहाँ पर बढ़ सकती है। तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छा दिख रहा है। बुध का गोचर ठीक ही है आपके लिए। लेकिन लग्न को देखेंगे तो इम्पल्सिव हो सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश है, तो थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस आपके अंदर आ सकता है। इसके बाद एक गोचर और होगा, लेकिन वो 31 मई को होगा, और महीने का अंतिम दिन है, तो उनका प्रभाव, शुक्र की बात कर रहा हूँ, वो अगले महीने से हम देखेंगे, यानी कि जून के महीने में उनको मैं सम्मिलित करूँगा। अब चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून का महीना भी विशेष है, जैसे मैंने कहा था कि शुक्र का गोचर होगा 31 मई को, तो जून में उन्हीं का प्रभाव सबसे पहला। छठे घर के शुक्र मैं हमेशा बताता हूँ, मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। शुक्र ऑलमोस्ट हर जगह पे अच्छा रिजल्ट देते हैं, पर छठे घर में ना वो क्षीण हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता पैसा नहीं, आप देखिए कोई व्यक्ति अगर शुक्र छठे घर में पैसा भी कमाता है, पर या तो उसका पैसा सारा निकल जाता है, या फिर वो अपने पे खर्च नहीं करता, कभी किसी पे खर्च करता रहेगा, किसी पे खर्च करता रहेगा, अपने लिए उसका उपयोग नहीं करता। तो छठे घर के शुक्र क्षीण हो जाते हैं, मैरिड लाइफ खराब करते हैं, कारक हैं। अब क्यों क्षीण हो जाते हैं? छठा भाव एक उग्र स्थान है, यहाँ पे शुक्र का आना अच्छा नहीं माना जाता, और वो काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में नीच के होते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं छठे घर के शुक्र बहुत अच्छा इंपैक्ट नहीं देते। अब वो अच्छा क्या है, 12वें घर के स्वामी है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो विदेश संबंधित कार्य में सफलता मिलेगी, नो डाउट। कुछ अटका हुआ पैसा, अटका हुआ लीगल कार्य भी आपका बन सकता है, नो डाउट। लेकिन सप्तमेश है, शादी के कारक हैं, पाप कर्तरी योग में है, एक साइड सूर्य एक साइड शनि छठे भाव में,
मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। मैरिड लाइफ में ऑलरेडी दिक्कत आना शुरू हो जाएंगी मार्च एंड से ही, क्योंकि शनि का इम्पैक्ट आ गया ना सप्तम पे, और सूर्य भी आ गए थे। शनि सूर्य की युति तो अप्रैल में ही आपका झगड़ा कराना शुरू कर देगी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ छठा भाव होता है डाइवोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट। मैंने बहुत, और आजकल तो इतनी कुंडलियाँ डाइवोर्स की आती है, छठे भाव का इन्वॉल्वमेंट सेपरेशन कराता ही है, या बुध का इन्वॉल्वमेंट। और यहाँ पे दोनों ही कहीं ना कहीं, मैंने 2-3 महीने पहले कहीं पे बोला था कि बुध का गोचर डाइवोर्स का वो पिन पॉइंट होता है कि हाँ, यहाँ पे फिर व्यक्ति डाइवोर्स की तरफ बढ़ता ही है, क्योंकि बुध अदालती कार्रवाई, डाइवोर्स, सॉरी लॉयर्स वगैरह, एडवोकेट दिखाता है। तो जब एडवोकेट्स इन्वॉल्व हो गए यानी कि वो फिर लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, तो मैरिड लाइफ पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सूर्य ऑलरेडी यहाँ पर है, बुध भी है, जैसे मैंने कहा अदालती कार्रवाई, तो बहुत बहुत चिंतन मनन कीजिएगा, बहुत शांत रहेगा। अगर चाहते हैं कि भाई बच जाए शादी, तो इस टाइम पे वो ये मत बोलना शुरू कर दीजिएगा अब नहीं रहना तो डाइवोर्स, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने बोला कि डाइवोर्स ले लेते हैं तो शायद वो चीज़ें फिर आगे बढ़ ही जाए, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है पीछे खींचना इन चीज़ों को। एक बार आपने नोटिस वगैरह भेजना शुरू कर दिया, अलग रहना शुरू कर दिया, तो थोड़ा सा संयमित रहिएगा, अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इसके बाद बुध का गोचर होगा, मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे अपनी ही राशि में, बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि अष्टम में बुध भी अच्छा, मैंने कई बार बताया, अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे वो लाभेश हैं आपके, और अष्टम के बुध बहुत बड़ा धन, गुप्त धन ये सब बढ़ाते हैं। तो लाभेश का अष्टम में आना, वैसे ही धन प्राप्ति, और यहाँ पे धनेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, ये बहुत अच्छा एक धन योग बन रहा है, अचानक से धन प्राप्ति का योग बन रहा है। और मैं हमेशा कुंडली में कई हाउसेस, ग्रुप ऑफ हाउसेस बताता हूँ, तो उसमें है 1, 2, 5, 8 और 11, इनको पनफरा स्थान कहा जाता है। तो पनफरा स्थान का मिलन कैसे हो रहा है, दूसरे घर के स्वामी गुरु, पंचम के स्वामी गुरु, ये हो गए 2, 5, 8वें घर में बैठे हैं, 8वां हो गया, 11वें घर के स्वामी हैं, 11वां हो गया, 8वें घर के स्वामी भी। बहुत बड़े धन की प्राप्ति जून के महीने में होती हुई दिख रही है, घर में पैसा आता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छा है ये। बस अष्टम के बुध ना कभी कभी विचलित बहुत करते हैं, बुद्धि के कारक है ना, तो व्यक्ति तर्क को छोड़कर बाकी चीज़ों पर, या फिर बहुत कभी कभी इरेशनल सा हो सकता है, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल सा हो सकता है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज ये बुध का गोचर भी अच्छा ही है आपके लिए। इसके बाद 7 मंगल को होगा मंगल का गोचर, ये मिश्रित है, क्योंकि मंगल केतु के साथ बैठ जाएंगे, और ये जो जोड़ी है ये अंगारक दोष बनाएगी। अब जॉब चेंज के लिए फिर से बहुत अच्छा है, क्योंकि केतु अंत दिखाते हैं, मंगल लग्नेश हैं, और मंगल छठे घर के स्वामी है। अगर जॉब चेंज बहुत टाइम से करना चाहते हैं, फिर से ये मंगल केतु की जोड़ी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन फिर से मैं कंडीशनल बोल रहा हूँ, अब कभी कभी मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मैं हमेशा कंडीशनल बोलता हूँ। कोई बोलता है कि आप बोल रहे हैं कि जॉब चेंज है और जॉब चली भी जाएगी, मैंने साथ में बोल रहा हूँ कि कंडीशनल है। अगर बहुत दशा अंतरदशा बुरी है, उनके लिए यहाँ पे जॉब जाने का भी योग बन जाता है, क्योंकि मंगल केतु साथ में, केतु अंत दिखाते हैं, और मंगल आपके अंगारक दोष युक्त हो गए। अचानक से अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है उन लोगों के लिए, और या फिर आपका बहुत बुरा समय चल रहा है, कुछ लोगों के लिए जॉब जाने का योग भी बन जाता है। अदरवाइज जॉब चेंज का बहुत अच्छा योग बनता है ये। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, अंगारक दोष है कि आपका गुस्सा बढ़ेगा, और कहाँ पे बैठे हैं 10वें घर में, तो कारक क्षेत्र में एग्रेशन, कारक क्षेत्र में फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। मंगल दिग्बली होते हैं, तो जहां आप एक और अपने आप को ना अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करेंगे, वहीं पे वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि केतु साथ में बैठे हैं, और वो अपनी अथॉरिटी दिखाने के चक्कर में आपको पता नहीं चलेगा कब आप एग्रेसिवनेस की तरफ चले गए। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। मंगल का लग्न पर प्रभाव है, अच्छा है, लग्नेश देख रहे हैं, लेकिन ये गुस्सा और दिखा रहा है। और मंगल केतु लग्नेश उसमें इन्वॉल्व है, लग्न भी इन्वॉल्व हो गया, दृष्टि और चौथा घर, ये व्हीकुलर एक्सीडेंट और बड़ी इंजरी का योग दिखाता है। तो यहाँ पे कोई बुरी दशा अंतरदशा चल रही है, तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अगर आपके बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, अगर आपके मंगल की ही, और मंगल पीड़ित है कुंडली में, अगर आपके शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे लोगों को तो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो। केतु की इन 4 दशा अंतरदशा अगर आपकी चल रही है, बहुत केयरफुल रहेगा। इंजरी के, बड़ी इंजरी के, वही, और मंगल का चौथे घर पर प्रभाव व्हीकुलर एक्सीडेंट्स का योग बनाता है, तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है यहाँ पे आपको। अंगारक दोष का एक प्रभाव पंचम पर भी होगा और लग्न पर भी है। ये लव लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं दिख रहा। शनि पर भी इम्पैक्ट आ गया, शनि ऑलरेडी पंचम में है, लव लाइफ मार्च से ही प्रॉब्लमेटिक रहेगी। और ये अंगारक दोष बनाते मंगल का प्रभाव आ गया, बहुत बड़े झगड़े, लड़ाई झगड़े आपके लव लाइफ में होते हुए दिख रहे हैं।
तो और ये इनका प्रभाव चौथे घर पर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मई की बात कर रहा था, मैंने फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस दिखाई थी। तो ये मंगल केतु के कारण फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी। कई बार क्या होता है ना कि लड़ाई झगड़ा होता है तो एक व्यक्ति सोचता है मुझे सब साथ में नहीं रहना। कभी कभी जॉइंट फैमिली टूट जाती हैं, या बच्चों और माँ बाप के बीच में डिफरेंसेस आते हैं कि भाई लड़ाई हो रही है, बच्चा सोचता है कि मुझे साथ में नहीं रहना। तो ये फैमिली में ना डिस्टर्बेंस दिख रहा है। चौथे घर पर प्रभाव है गुस्सा, एग्रेशन। फैमिली लाइफ के लिए, वृश्चिक के लिए बहुत अच्छा टाइम अप्रैल ऑनवर्ड्स ही नहीं दिख रहा। अपनी फैमिली लाइफ को बहुत बचाकर, संवार कर, निखार कर रखिएगा, तभी अच्छा रहेगा। और मंगल लग्नेश भी हैं, केतु के साथ बैठना इंजरी भी दिखाता है और सेहत भी खराब दिखाता है। तो पेट के रोग, कोई सर्जरी अगर अवॉइड करे तो शायद करानी पड़े, तो इन प्रकार की चीज़ें भी हो सकती है। सूर्य का प्रभाव भी आएगा, सूर्य आपके अष्टम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये होगा 15 जून को, और वो आपके अष्टम में आ जाएंगे। सूर्य का अष्टम में आना मिश्रित प्रभाव देता है, फिर से जॉब चेंज का इंडिकेशन है, क्योंकि 10वें के स्वामी अष्टम में चले गए। अचानक से कोई बहुत अच्छा ऑफर आ सकता है। तो अगर आप सच में जॉब चेंज करना चाह रहे हैं ना, एक ओपन माइंड रखिएगा और रेडी टू चेंज रहिएगा। बहुत टाइम से भी अगर जॉब चेंज करना चाह रहे हैं पर वो हिम्मत नहीं बन रही थी, ये तीनों महीना स्पेशली मई से बहुत अच्छा योग आपका बन रहा है। अप्रैल से ही कहूँगा बहुत अच्छा योग बन रहा है जॉब चेंज करने का। पर अष्टम भाव में इतने सारे ग्रह, मंगल केतु अंगारक दोष, बहुत गुस्सा, बहुत इम्पल्सिवनेस आपके अंदर रहेगी। तो अपनी इम्पल्सिवनेस पर कंट्रोल कर लीजिएगा, सेहत पर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज नेगेटिव इंपैक्ट इसका हो सकता है। माता पिता से संबंध बिगड़ सकते हैं, सरकारी बाधाएं आ सकती हैं सूर्य के अष्टम में जाने से, और बॉसेस से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर कुछ कोर्ट केस चल रहे हैं तो चिंताएं होंगी। कुछ भी रिस्क लेने का जिसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो, कुछ भी ऐसा जो आपको किसी दंड का पात्र बना सकता है, बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा इस टाइम पे। इसके बाद एक गोचर और होगा बुध का, और बुध कर्क में चले जाएंगे। ये होगा 22 जून को। ठीक है, ये भी अच्छा है। लाभेश का नवम में जाना एक प्रकार से लाभ स्थान के वो स्वामी हैं आपके, यानी कि धन की वृद्धि दिखा ही रहा है। और यहाँ से वो तीसरे घर को भी देखेंगे तो इच्छाएं भी पूरी होंगी, क्योंकि खुद 11वें घर के स्वामी हैं। तो और ये काम त्रिकोण है, लेकिन वो खुद अष्टमेश हैं और नवम में आ रहे हैं, तो बॉसेस से प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो बॉसेस तो यहाँ पे तंग आपको करने वाले हैं, अदरवाइज ठीक है। बिजनेस के लिए भी अच्छा प्रभाव है, और स्टूडेंट्स के लिए भी नवम में बुध का आना पंचम से पंचम में बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देता है। इसके बाद एक गोचर और होगा शुक्र का, लेकिन वो 29 जून को हो रहा है, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हमें दिखेगा नहीं, तो मैं जुलाई में ही उनको सम्मिलित करूंगा। तो ओवरऑल महीना ठीक है, पर ये अंगारक दोष, क्योंकि ये इसमें लग्नेश इन्वॉल्व हो गए, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ लेके जा रहा है। और अष्टम में गुरु, जो मैंने मई में बताया था कि रोग और फिर अंगारक दोष, तो आपको जो ज़्यादा ध्यान देना है इस महीने में वो अपनी फैमिली लाइफ, अपने एग्रेशन पर और अपनी सेहत पर। सेहत की बात करें तो कार्डियक प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम और फूड इन्फेक्शंस, ये आपको इस महीने ज़्यादा तंग करेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की तरफ चलते हैं। अब उपाय की बात कर लेते हैं। ये 3 प्रकार के उपाय हैं, आपको तीनों ही करने हैं, एक एक बार ही करने हैं। सर्वप्रथम बजरंग बली को बताशे, मीठा पान और किसी भी 2 प्रकार की मिठाई और 2 प्रकार के फल, इन सब का भोग लगाना है। और आपको एक मंत्र है बजरंग बली का, ओम भीम स्वरूपाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। और हनुमान चालीसा का 4 बार पाठ करना है, और एक तिल के तेल का दिया अर्पण करना है। दक्षिणा भी देके आइएगा मंदिर में, नहीं जा सकते मंदिर तो घर में कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा मंदिर में कर पाए। दूसरा उपाय है, एक पात्र में आपको दूध, घी और सफ़ेद तिल, ये मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। गुलाब के पुष्पों की माला महादेव को अर्पण करनी है, 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। और ओम शूणाय नमः, ओम शूणाय नमः, जो शून्य से बनता है, ओम शून्याय, सॉरी शून्याय नहीं, ओम शून्याय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, ओम शून्याय नमः। और इसके साथ ही दक्षिणा कुछ देख के आनी है मंदिर में, और किसी भी गौशाला में गुड़ का दान करना है। कितना करना है ये आपके ऊपर है, कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है। इन 3 उपायों को पूरी श्रद्धा से कीजिएगा, अवश्य आपको इसका लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।